बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। दोस्तों ये एंजाइटी क्या होती है? इंसान अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिसे सोचने समझने का शर्फ हासिल है, लेकिन एक्सेसिव वरिंग जो है, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो हमें परेशान करती रहती है। नॉर्मल परेशानी होना एक फितरी अमल है, लेकिन उस परेशानी का रहना जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। दोस्तों इसकी मैं मज़ीद वजाहत करता हूँ आपके सामने। फ़र्ज़ करें आपके यहाँ किसी चीज़ का फंक्शन है, कल आपके घर में खाने की दावत है। आपको थोड़ी सी परेशानी होना तो अच्छी बात है कि आप क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, आप क्या पहने, आपके बच्चे क्या पहने। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपके किसी कॉलेज में कोई स्पीच का फंक्शन है और आप उस स्पीच को प्रिपेयर कर रहे हैं। कल चूँकि स्पीच है आपकी, तो थोड़ा सा आपको परेशान होना उसके लिए ये एक फितरी अमल है। लेकिन ये परेशानी जो है इवेंट के एंड होने के बाद भी अगर ये आपके साथ जुड़ी रहे, इसकी वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो, आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो, आप ज़रा बात पे परेशान हो जाएं, आपका मैदा डिस्टर्ब हो, तो ये एक कंफर्म जनरलाइज डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर ये कैफियत आपकी 21 दिन से ज़्यादा रहती है तो आपको कंफर्म जनरलाइज डिसऑर्डर हो जाता है। दोस्तों मेरे पास अक्सर लोग कॉल करके मुझे कहते हैं कि जी हमें 7 महीने पहले पैनिक अटैक आया, तब हमें एंजाइटी हुई। ये 7 महीने पहले या 6 महीने पहले जब मैं उनकी केस स्टडी करता हूँ, डीपली केस स्टडी करता हूँ, तो उन्हें जनरलाइज डिसऑर्डर जो है वो बचपन से होता है। अब जब ये जनरलाइज डिसऑर्डर जो है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन का भी इख्तियार करता है, या तो ये जब ये सोशल फोबिया बनता है, सोशल एंजाइटी बनती है, तो उसकी कोई रीजंस होती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप जनरलाइज डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ आप लो परफॉर्म करते हैं, या आपकी वहाँ जाके वो जो आपको एक्सपेक्टेड, जो आप सोच रहे थे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग वहाँ आप पे हंसते हैं, तो आपको सोशल एंजाइटी हो जाती है। फिर यही सोशल एंजाइटी जो है वो सोशल फोबिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इससे नेक्स्ट आए अगर दोस्तों, अगर जिन लोगों को पैनिक अटैक का मसला होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है, उनके साथ भी यही होता है। फ़र्ज़ करें उनके किसी करीबी की मौत हो गई, वो मौत का सदमा इतना ज़्यादा था, वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके बाद उन्हें पैनिक अटैक आया और वो पैनिक अटैक जो है वो पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर गया। यही मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमें पैनिक अटैक आया तो तब हमारी जो है वो एंजाइटी शुरू हुई। नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में झांकें तो आपको जनरलाइज डिसऑर्डर जो होता है वो बचपन से ही होता है, या कहीं ना कहीं किसी वाक़े की वजह से आपके साथ जुड़ा होता है ये, लेकिन आप उसे नोटिफाई नहीं करते। जब वो एक एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक पैनिक अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक फोबिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तब इंसान को पता चलता है। दोस्तों अगर आप बात करें जनरलाइज डिसऑर्डर के अर्ली सिम्टम्स की, तो इसके अर्ली सिम्टम्स जो हैं, सबसे जो मेन और पहली चीज़ है वो नींद का आपकी डिस्टर्ब होना है। फ़र्ज़ करें आप किसी फंक्शन पे गए, उसकी जो बातें थी, वो यादें थी, या इर्द गिर्द के जो तल्ख एक्सपीरियंस थी, उनको सोच सोच के आपको नींद ना आए, फिर आपकी भूख ख़त्म हो जाए, फिर भूख ख़त्म हो जाए, आप ज़रूर से ज़्यादा परेशान हो जाए कि यार मैंने वहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना था, मैंने ये नहीं वहाँ ये करना था, मुझे उसने क्यों बात की, मैंने उससे क्यों बात की। ये आहिस्ता आहिस्ता जो मरहला है ये बढ़ता रहे, और जब ये मरहला जो है, फिर ये नींद, भूख, मसल पेन, पेट दर्द, सर दर्द, आधे सर का दर्द, नींद, हर चीज़ जो है इससे आपकी मुतासर होना शुरू हो जाती है। और ये वाली जो कैफियत है अगर आपकी 21 दिन से ज़्यादा रहती है, कुछ स्टडीज़ में 21 दिन है, कुछ स्टडीज़ में 90 दिन है, कुछ स्टडीज़ में 160 दिन है, तो आपको कंफर्म जनरलाइज डिसऑर्डर हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें जनरलाइज डिसऑर्डर होने की, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, तो इसकी रीज़न सबसे पहले होती है फैमिली, हेरिटेंस। मतलब फ़र्ज़ करें आपके माँ या बाप में था, तो आपको बहुत चांस है कि आपको भी हो जाए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल, यानी कि इर्द गिर्द के लोगों की वजह से भी ये जनरलाइज डिसऑर्डर हो जाता है, उनकी बातों की वजह से।
कुछ हमारे फाइनेंशियली हालातों की वजह से हो जाता है, कुछ हमारे माँ बाप की आपस में लड़ाइयाँ जो बचपन में होती हैं उनकी वजह से हो जाता है, कुछ हम जो सेंसिटिव नेचर होते हैं उसमें भी ये काउंट करता है। इसके अलावा दोस्तों 15 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको ये एंजाइटी और डिप्रेशन जल्दी होता है, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप काइंडली वो वीडियो भी चेक कीजिएगा। दोस्तों अब अगर बात करें कि आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपको जनरलाइज्ड डिसऑर्डर हो गया है, तो उसकी मैं कुछ 2-3 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, आप नोट करें कि आप किसी चीज़ को लेके परेशान कितना हो जाते हैं। एक परेशानी होती है फितरी तौर पे अमल है कि परेशान होता है इंसान, वो परेशानी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन एक परेशानी होती है एक्सेसिव वरिंग, बहुत ज़्यादा परेशानी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी की वजह से आपकी भूख डिस्टर्ब है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपकी हार्ट बीट ज़रूर से ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आप समझते हैं कि आप अनकंफर्टेबल जोन में हैं, इरिटेट हैं, ज़रा बात पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, तो आपको ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अर्ली सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों अर्ली सिम्टम्स में तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप सबसे पहले उस रीज़न को फाइंड करें जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, उस रीज़न को फिर ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों अपने खाने पीने की एक रूटीन रखें और अपने माइंड को समझाएं, थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग करें कि क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, क्या ये इंसिडेंट्स वाकई होगा, कि अगर होगा भी ये है भी इंसिडेंट्स होने वाला है कि नहीं होने वाला। नॉर्मली हम जो उन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे होते हैं जो हो गई होती हैं या होने वाली होती हैं। दोस्तों अगर आपको जनरलाइज्ड डिसऑर्डर हो भी गया है तो अब इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एक तो अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट है, फर्ज करें थोड़ा सा ये स्वेयर हो गया तो अब इसका ट्रीटमेंट आपको क्या होना चाहिए। नंबर 1, आप तो आप 5 वक्त की नमाज की आदत बना लें। जो यकीन की पावर है वही मेन पावर है। जब इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाता है तो एंजाइटी डिप्रेशन तो वैसे ही उससे दूर होना शुरू हो जाता है, लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन में अल्लाह से जुड़ना ही तो सबसे बड़ी महारत है। दूसरा, कुरान पढ़ा करें। कुरान जो है वो जो आपके अंदर से जो रूह है उसे बड़ी ठंडक देता है। इसके अलावा आपकी आंखों को ठंडक देता है, आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है। लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो वटेवर जो भी उनका रिलीजन है उस रिलीजन का डीपली मुताला शुरू कर दें, क्योंकि जो भी आपका फेथ होता है ना एक्चुअल में वही सबसे बड़ी पावर होती है। तो जो लोग नॉन मुस्लिम हैं वो अपने फेथ को फॉलो करें, वटेवर जो भी उनका रिलीजन है। इसके अलावा अपनी नींद के पैटर्न को ठीक करें। हर रोज़ रात को सोने से पहले एक काम लाजमी करें। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, वो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वो भी देख लें। अपने सोने के पैटर्न बनाएं। मैंने इतने बजे सोना है तो मेरी बेड टाइमिंग ये है, मैं इतने बजे बेड पे चला जाऊंगा, मेरी ये उठने की टाइमिंग है। सोने और उठने की टाइमिंग हो, और रात को कभी भी सोने से पहले मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। खुदारा बर्गर शवार में ये जो चीज़ें हैं, ये फास्ट फूड जो है, इनसे दूर रहें। दूसरा, रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आप खाना खाएं, उसके बाद कुछ ना खाएं और इवन पानी तक ना पिएं, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो बार बार रात को आपकी आंख खुलेगी तो आपको इंसोम्निया होने के बहुत बड़े चांस हैं। इसके अलावा दोस्तों वॉक को अपनी रूटीन बना लें। 2 टाइम वॉक लाजमन करें आप, सुबह भी और शाम भी। हर खाने के बाद वॉक करें और कोशिश करें कि जो आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों ये वो बातें हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आप समझते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज का आगाज़ किया हुआ है। प्राइवेट कोचिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोचिंग की मदद से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।